हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली यूनिट 2 में वेव गाइड्स में रिफ्लेक्शन फ्रॉम कंडक्टिंग प्लेन है या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ टीएम मोड इन वेव गाइड। इससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने वेव गाइड्स यूनिट में इससे पिछले लेक्चर में एक तो देखा था वेव गाइड क्या होती है। बेसिकली होलोमेटेलिक ट्यूब्स हैं जो बेसिकली कंटिन्यूस या सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के कारण ईएम वेव्स को जो है उनके में से कैरी किया जाता है। और बेसिकली उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवगाइड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवगाइड की डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी थी, किस किस केस में कौन सी वेवगाइड की एप्लीकेशन होती है और कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे थे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि जो आपकी वेवगाइड है उसकी जो विड्थ है बेसिकली वेवगाइड की डायमेंशन और जो उसमें से वेव ट्रेवल कर रही है वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। और दूसरा मेन पॉइंट ये था, पॉइंट तो उसमें कई थे लेकिन मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जानना जरूरी है, वेवगाइड के अंदर जो बेसिकली आपकी मेटेलिक वॉल्स लगी होती हैं, जो भी आपकी दीवारें होती हैं, वो ईएम वेव को बेसिकली रिफ्लेक्ट करती हैं। उसमें से एनर्जी का कंडक्शन नहीं होता है। जो आपकी वॉल्स हैं उनका काम केवल ये है कि वो एनर्जी को वेवगाइड के अंदर सीमित करके रखें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वेवगाइड में टीएम मोड संभव क्यों नहीं है या कंडक्टिंग सतह से वेव का रिफ्लेक्शन, एक तो ये टॉपिक देखेंगे इसमें हम, और उसके बाद देखेंगे वेवगाइड के अंदर मोड का क्या मतलब है, मोड्स ऑफ ए वेवगाइड। और इसी लेक्चर में हम आज जो है बेसिकली जो मैंने पहले लेक्चर में टी और टीएम मोड की बात करी थी उसके बारे में भी देखेंगे। मोड के अंदर ही मोड कौन कौन से होते हैं, डोमिनेंट मोड कौन सा होता है, और रेडिएशन पैटर्न के बारे में देखेंगे। और बेसिकली वेव जो है वेवगाइड के अंदर कैसे ट्रेवल होती है उसमें बेसिकली हम लोग एक तो वेवलेंथ के कंपोनेंट्स देखेंगे नॉर्मल और पैरेलल में, और उसके बाद हम लोग बेसिकली बाउंड्री कंडीशंस के बारे में भी कुछ इसमें समझेंगे। कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है ये भी आज ही हम देखेंगे। और इसमें हम लोग डोमिनेंट मोड के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है उसको भी देखेंगे। ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी को हम लोग इसमें समझेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक आज पूरा होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर किया जाएगा। तो आपका आज का टॉपिक बेसिकली हम इसमें शुरू करने से पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि ईएम वेव्स जो होती हैं ये हमने पहले बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसमें जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इसको टीईएम कहते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। यदि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के तो टीई मोड कहलाता है। यदि केवल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के तो टीएम मोड कहलाता है। ये दो तीन बातें मैंने पहले लेक्चर में भी बताई थी, वो मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, और उसी के आधार पर ये आपका टॉपिक जो है बेस्ड है। बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये होता है कि वेवगाइड्स के अंदर टीएम मोड संभव नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर नहीं होती हैं, तो उसे कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ टीएम मोड इन वेवगाइड। ठीक है, इसको भी इसमें देखेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टीएम जो होती हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तथा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों ही परपेंडिकुलर होती है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, आपने हो सकता है फिजिक्स में या पहले भी कहीं देखा होगा। इसमें बेसिकली एक्स डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ई एक्स है, वाई डायरेक्शन में इसमें जो वाई एक्सिस है वाई डायरेक्शन में इसमें एच वाई कंपोनेंट है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, और जेड डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। ये कहना चाहते हैं कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस ऐसे ट्रेवल होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो ये बेसिकली फिगर है ये राहुल भारद्वाज की बुक से ही लिया गया है ये टॉपिक भी। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स कंपोनेंट है, और
ये एक्स डायरेक्शन में है, वाई फील्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जेड डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपकी टीएम मोड है। मतलब ये बेसिकली कहते हैं कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी। तो इसमें लिखा है, आप ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तथा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जेड डायरेक्शन में है। ऐसी तरंगों को वेवगाइड में सीधे नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड वेवगाइड की कंडक्टिंग वॉल्स द्वारा शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी, क्योंकि बिजली मेटल है। ठीक है, तो उस पर टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट, इसको बेसिकली आप वेवगाइड में डायरेक्ट नहीं भेजेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेवगाइड की कंडक्टिंग वॉल द्वारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। अतः कोई ऐसा मोड होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल्स के समीप तथा वॉल्स के पैरेलल में एग्जिस्ट करे। तो उसके लिए क्या होता है, वेव्स को जिग जैग मोशन में भेजा जाता है। बेसिकली उसका कोई एक एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल उस पर भेजा जाएगा। ठीक है, इंसिडेंस का एंगल ऑफ इंसिडेंस, अतः वेव्स को जिग जैग मोशन में भेजा जाता है, जैसा 3.4 में आप देख सकते हैं। तो हो क्या रहा है इसमें, जिग जैग क्यों बोल रहे हैं कि जो एंगल है इंसिडेंस का, यदि इस वेव्स को देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें बेसिकली क्या है, जो वेव्स हैं वो आई और वो किसी एंगल पे आई थी और वो नीचे वाले प्लेन से टकराई, वो इसकी बाउंड्री है वेवगाइड की, और उसके ऊपर फिर वो रिफ्लेक्ट होके एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही वापस चली जाती है। या आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा होगा, या जो आपके रिफ्लेक्शन रूल हैं, ठीक है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना था उसके हिसाब से वो उसी एंगल पे वापस ऊपर चली जाती है, फिर वो ऊपर जाके सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऊपर वाली वॉल से होता है, फिर वापस नीचे आती है, ऐसे ही वो कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन होते बाहर चली जाती है। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसको डायरेक्टली जो है नहीं भेजा जाएगा, उसको जिग-जैग मोशन में ट्रेवल कराया जाता है, जिग-जैग मोशन में एंट्री होती है उसकी। ठीक है, तो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, जिग-जैग मोशन में इसको भेजा जाता है। अतः वेव जो है वेवगाइड की दीवारों से बाउंस करती हुई, मतलब सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता हुआ उसका, तो इसलिए कह रहे हैं दीवारों से बाउंस करती हुई चलती है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड वेवगाइड के सेंटर या उसके आसपास अधिकतम होती है तथा वेवगाइड्स को वाल्स पर शून्य होती है। अब इस केस में हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मैंने बताया था 3.5 डायग्राम में दिखाया हुआ है। किसी कंडक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट दिखाया हुआ है इसमें। और बेसिकली सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, और उस पर जो आपकी वेव आ रही है वो उतने ही एंगल पर जाएगी जितने पे एंगल पे वो आई थी नॉर्मल से। ठीक है, वी एन नॉर्मल की डायरेक्शन है, आई इंसिडेंट, आर रिफ्लेक्टेड। तो वी आई फॉर इंसिडेंट, वी एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल से थीटा एंगल पर है इंसिडेंस, और वी आर फॉर रिफ्लेक्टेड है, ये भी एंगल थीटा पर ही है। और हम इसमें देख सकते हैं कि वी जी टेंजेंशियल है, जिस सरफेस की बात कर रहे हैं जिस पर आपकी वेव्स आ रही है, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो उसके नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था। मतलब जो आपकी कंडक्टिंग सरफेस है, पहले उसका नॉर्मल लेते हैं, ये सब हमको पता है, स्नेल्स लॉ। फिर भी एक बार मैं जस्ट एक ब्रीफ बता रहा हूँ आपको कि उस प्लेन के, जिस प्लेन पर वेव आ रही है, उसके नॉर्मल से जितना एंगल आने वाली वेव बनाती है उतना ही एंगल उस नॉर्मल से जाने वाली वेव बनाती है। तो ये आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ सकते हैं। अतः इस स्थिति में जो बेसिकली हम ये हमारा डाउट, हमारा बेसिकली जो इस टॉपिक का जो डिस्कशन है वो ये है कि टीएम मोड संभव क्यों नहीं है। ठीक है, उसमें टीएम मोड नहीं रखने का कारण हमें समझ में आ गया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, अतः इस स्थिति में वॉल्स के लिए शॉर्ट सर्किट करने को कुछ नहीं हो जाता, कुछ नहीं रह पाता है ना, और वॉल्स के बीच जो उत्पन्न वेव पैटर्न है वो वह जो है उसको, जो वेव पैटर्न है उसको वह इंटरफेयर नहीं कर पाती है। ठीक है, और आसानी से वेव जो है वो प्रोपेगेट हो जाती है। ठीक, जो आपकी वेव गाइड की बेसिकली मेटेलिक बाउंड्रीज हैं, मेटल पे क्या होता है, कंडक्टिंग सरफेस है, तो उसमें जो है आपका जो भी ईएम वेव आती है उसकी बाउंड्री कंडीशन को यदि आप देखेंगे तो उसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट बेसिकली जीरो होता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, और इसलिए डायरेक्ट नहीं भेजा जाता, जिग-जैग मोशन में भेजा जाता है। और जिग-जैग मोशन में भेजेंगे तो इस स्थिति में वॉल्स के लिए शॉर्ट सर्किट करने को कुछ नहीं होता। वॉल्स के बीच उत्पन्न वेव पैटर्न जो है, जो वॉल है वो उसको इंटरफेयर नहीं कर पाती है वेव पैटर्न को, और वेव आसानी से प्रोपेगेट होती चली जाती है।
इस जिगजैग मोशन से दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अब इसमें हमने एक बात सुना कि जिगजैग भेजना जरूरी क्यों है, ठीक है, और जिगजैग भेजने से कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। एक तो सबसे पहली बात तो जैसे हम यदि कोई रास्ता सीधा चलते हैं तो उसमें हमारी इफेक्टिव स्पीड ज़्यादा होगी, और यदि टेढ़े मेढ़े चल के भागेंगे जैसे सड़क पे दौड़ रहे हैं तो उसमें स्पीड जो है हमारी इफेक्टिव स्पीड कम हो जाएगी, मतलब टोटल टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि फ्री स्पेस में यदि सीधे चल रहे थे उस स्पीड से स्पीड जो है कम हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन फ्री स्पेस से कम होगा। पहली तो यह है कि वेवगाइड में वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन फ्री स्पेस से कम होगा। इसमें एग्जाम्पल भी लिखा है बुक में। यह ठीक ऐसा ही है कि आप सड़क पर सीधे दौड़ लगाएं तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और यदि आप जिगजैग दौड़ेंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब वेव टीएम नहीं रह जाती, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में चला जाता है। बेसिकली देखते हैं कि वो कौन सा रहेगा, उस आधार पर उसकी दो मोड होंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने वेवगाइड में जो वेव है किस तरह से सेटअप करी है, मतलब एंटर उसमें कैसे हुई है वेव, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि अब वेव्स टीएम नहीं रह जाती। यह स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि जब प्रोपगेशन रिफ्लेक्शन के कारण होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए नॉर्मल कंपोनेंट के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में भी फील्ड्स के कंपोनेंट उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी रिफ्लेक्शन के थ्रू प्रोपगेशन हो रहा है, बार बार रिफ्लेक्ट होके मेटल जो बाउंड्री है उस पर रिफ्लेक्शन होगा उसके थ्रू, तो होगा क्या कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का कोई एक कंपोनेंट, किसी एक फील्ड का कोई एक कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में भी चला जाता है, ठीक है, में भी उत्पन्न हो जाता है। वो डिपेंड करेगा कि आपने वेवगाइड में वेव कैसे सेट की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से कोई एक ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा, तो या तो इसमें टी मोड एग्जिस्ट करेगा या टीएम। टी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर्स है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की, टीएम मतलब मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर्स है, मतलब परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की। तो जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वेवगाइड्स में वेव किस प्रकार सेटअप हुई है, मतलब किस तरह से एंटर हुई है। प्रोपगेशन की दिशा में इस कंपोनेंट मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में इस कंपोनेंट के उत्पन्न होने के कारण अब वेव्स टीएम नहीं रह जाती, क्योंकि अब प्रोपगेशन की दिशा में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, किसी एक का कंपोनेंट उसमें होगा। फिगर 3.5 आप देख सकते हैं, जो आपका एक कंपोनेंट इसमें आ गया है, क्योंकि वो इंसिडेंस जो इस तरह से हुआ है कि उसका एक यदि कंपोनेंट करेंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद, या वी आर की हम बात कर रहे हैं तो उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक वी जी एक वी एन। तो उसका एक कंपोनेंट वी जी डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की डायरेक्शन में है इसका, ठीक है। अब इसी टॉपिक को यदि आगे बढ़ाएंगे तो उसमें टॉपिक आपके सिलेबस में मोड्स ऑफ ए वेवगाइड। बेसिकली मोड्स का मतलब ये है कि उसमें किस तरीके से आपकी वेव चल रही है, ठीक है। उसमें बेसिकली कई बहुत सारे मोड्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ पैटर्न्स होते हैं, इनफाइनाइट भी कह सकते हैं कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को ही मोड कहते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीका है किस तरीके से वेव चल रही है, उसके आधार पर उसके अलग अलग मोड होते हैं, किस तरह से उसमें एंटर की है, ठीक है। तो मोड्स ऑफ वेवगाइड में आपको एक बार थोड़ा पॉइंट वाइज आपको बता देते हैं, ये आपको बात समझ में आ गई कि उसके चलने के तरीके पे उसमें किस टाइप हो सकते हैं। जैसे अभी हमने बात करी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ऐसे दो मेन मोड होते हैं, एक ट्रांसफर इलेक्ट्रिक, ट्रांसफर मैग्नेटिक। मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में है ही नहीं, मतलब ट्रांसफर्स है, तो वो टी मोड है। और टी एम मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में नहीं है, वो टी एम मोड कहलाता है। तो मेन दो मोड हैं, उसके अंदर फिर बहुत सारे सब मोड होते हैं, उनके बारे में धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट अभी बताएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि वेवगाइड में वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के, मतलब जो आपकी वेवगाइड है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपगेशन हेतु दो प्रकार की विधियां संभव हो जाती है। मतलब दे आर टू पॉसिबल मेथड्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स इन वेवगाइड, जिनको मोड्स कहा जाता है। मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन दो टाइप की है ऑफ ईएम वेव्स थ्रू वेवगाइड, तो वो पॉसिबिलिटीज बेसिकली मोड कहलाते हैं, किस मोड में आपकी वेव प्रोपगेट हो रही है। वह मोड्स जिनमें प्रोपगेशन की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में नहीं है, ठीक है, वो ट्रांसफर्स है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड कहलाता है, टी मोड कहलाते हैं। वह मोड जिनमें प्रोपगेशन की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड्स कहलाती हैं। मतलब ऐसी मोड जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में नहीं है, वो टी मोड है। और ऐसे मोड जिनमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है, वो टी एम मोड कहलाते हैं। टी मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक,
TM मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। ठीक है, सिंपल, आप टर्मिनोलॉजीज को याद भी रख सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कोई टफ चीज़ नहीं है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। TM मतलब ट्रांसफर मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इसको यदि पॉइंट वाइज समझे इंग्लिश में तो कैसे लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द वेवगाइड्स कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडिएशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स एंड दीज आर कॉल्ड मोड्स ऑफ प्रोपगेशन। मतलब जो आपकी मोड्स ऑफ प्रोपगेशन है वो बेसिकली नंबर ऑफ पैटर्न्स पे डिपेंड करते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं तो वो सब आपके मोड ऑफ प्रोपगेशन कहलाते हैं। वेवगाइड में कितने तरह का नंबर ऑफ पैटर्न्स हो सकते हैं। इन जनरल जो आपकी EM वेव है उसके बेसिकली पैटर्न्स होते हैं। इन जनरल उन पैटर्न्स को भी हम देखेंगे अभी नेक्स्ट जो आपकी इसी लेक्चर में। इन जनरल देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोड्स इन वेवगाइड। अभी हमने बात करी दो तरह के हैं, एक TE एक TM। द मोड्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड हेंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड or TE mode. On the other hand, the modes in which the magnetic field is always transferred to the direction of propagation and hence there is no magnetic field in the direction of propagation is called transverse magnetic और TM mode। ये हमने अभी बता दिया कि इलेक्ट्रिक तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में नहीं है, और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट ट्रांसवर्स है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर्स है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो वो TM मोड कहलाता है। तो इसको यदि मैथमेटिकली एक सिम्बोलिकली लिखना चाहें तो कह सकते हैं, नोट दैट इफ वेव इज प्रोपगेटिंग इन जेड डायरेक्शन देन फॉर TE मोड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब EZ बराबर 0, और HZ का नॉन जीरो का मतलब HZ कोई ना कोई कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में आ सकता है, आएगा जरूर। ठीक है, फॉर TM मोड का क्या मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मतलब उसमें जेड डायरेक्शन में जिसमें प्रोपगेशन हो रहा है उसमें कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का नहीं होगा, तो HZ बराबर 0 कंपल्सरी है, EZ नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है। ठीक है, अब इनको सब मोड्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनके बेसिकली सब पार्ट्स होते हैं। ये मेन पार्ट्स दो हैं, उसके दो सब पार्ट हैं मोड के, दो टाइप मोड के हैं, उसके सब टाइप्स हैं बेसिकली मोड सब मोड्स। सब मोड्स बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए उसको कहा गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडिएशन पैटर्न होते हैं। तो इनको कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वेवगाइड्स के मोड्स को विभिन्न सब मोड्स में निम्नवत विभाजित किया जा सकता है, मतलब किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं सब मोड्स में। एक तो TEMN नाम दे सकते हैं, M, N। ये बेसिकली M, N इस वजह से आ रही है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर वेवगाइड 2 डायमेंशन वाली वेवगाइड है, इसलिए M, N लिख रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें वो जरूर बताई जाएंगी। TEMN का मतलब क्या है, M और N इसमें दो इसलिए हैं क्योंकि दो पैरामीटर, क्योंकि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में दो ही डायमेंशन होती हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई एक ऊंचाई, बेसिकली एक विड्थ एक हाइट। ठीक है, A और B जो हमने अभी पिछले लेक्चर में देखे थे। ठीक है, बेसिकली एक रेक्टेंगल में दो ही डायमेंशन होती हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो जो चूंकि वेवगाइड ऐसे रखी जाती है कि वो ऊपर की तरफ है तो इसलिए उसको हाइट बोल देते हैं। ठीक है, तो एक विड्थ एक हाइट, ठीक, विड्थ A है हाइट B है, तो ये देख सकते हैं विड्थ A है हाइट B है, तो इसलिए हम इसमें कह रहे हैं कि TEMN M और N दो पार्ट हैं। M जो है वो विड्थ A के लिए है, N जो है वो हाइट B के लिए है। ठीक है, तो बेसिकली जब वेव चलेगी तो वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज से टच होके जाएगी, फिर मतलब बेसिकली रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ठीक है, तो जहाँ रिफ्लेक्ट होगी वो वहाँ उसको बोल रहे हैं कि वो लास्ट है उस वेव का बेसिकली बाउंड्री है। तो उसमें ये हो सकता है कि वेव, जैसे बेसिकली आप वेव जानते हैं साइनसॉइडल टाइप के आप कंसिडर कर सकते हैं, तो उसमें वो उसका पीक कहाँ पे होगा, बेसिकली सपोज दैट ये ए के जो आपकी ए विड्थ है उसके एंड्स पर दो वोल्स हैं। ठीक है, तो एक वोल पे रिफ्लेक्ट होगी, फिर दूसरे पे जाके टकराएगी, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर पहली वाले पे जाके टकराएगी, इस तरह से वो चल जाएगी। तो बेसिकली उस दोनों वोल्स के बीच में उस वेव की बेसिकली सिग्नल की EM वेव सिग्नल है उसकी कितनी जो है वेव लेंथ आएंगी। वेव लेंथ का मतलब क्या होता है, दो पीक्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी एक वेव लेंथ होती है, मतलब एक टाइम इंटरवल जो है आपका एक पीरियड में एक साइकिल में जितनी आपकी पूरी वेव आ गई वो आपकी उसमें जो डिस्टेंस कवर्ड हुई है वो आपकी वेव लेंथ है, मतलब पीक टू पीक जो डिस्टेंस होती है सिग्नल में वो आपकी वेव लेंथ होती है। ठीक है, तो उसमें हाफ वेव लेंथ कितनी आई है उसके आधार पर M और N होते हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ हाफ वेव लेंथ, ठीक, λ/2 कितनी आ गई है, मतलब पीक टू क्रेस्ट या क्रेस्ट टू पीक, इस टाइप से। ठीक है,
तो बेसिकली वेवलेंथ में क्या होगा, पूरी कंप्लीट होगी पीक टू पीक, लेकिन हाफ वेवलेंथ में उसका आधा हो जाएगा। तो आधी वेव बेसिकली कितनी नंबर ऑफ आधी वेव उसमें आई हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो यदि हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिखा जाता है वो समझ सकते हैं। आप इसको देखेंगे तो एक बार मैं जो मैंने बोला है वो तुरंत समझ में आ जाएगा। TEMN मोड मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए है। TM सफिक्स में जो आपकी MN लिखा हुआ है कॉमन मोड्स, वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के लिए है, जहाँ M क्या है, नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ्स है, और ब्रैकेट में कुछ लिखा उसके बाद है अक्रॉस वेवगाइड विड्थ A, फिगर 3.6 फिगर में ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड ऑफ विड्थ A है। तो ए विड्थ के अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस वेवगाइड विड्थ ए, अक्रॉस का मतलब बेसिकली जो ए के एंड्स हैं उन पर दो वॉल्स हैं, उन दोनों के बीच में लंबाई की अनुदिश मतलब बात कर रहे हैं बेसिकली। तो इसमें इतनी डिस्टेंस के अंदर जो आपकी ए डिस्टेंस है अक्रॉस वेवगाइड विड्थ ए है, इस विड्थ के अंदर अक्रॉस कितनी नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ उसकी कवर हो गई है, ठीक है, ये आपकी है एम, ठीक। तो बेसिकली हाफ वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक, ब्रैकेट में देखेंगे क्या लिखा है, हाफ वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर TE मोड। TE मोड के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हाफ वेव लेंथ की बात कर रहे हैं यदि M की बात कर रहे हैं, एंड हाफ वेव लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर TM मोड। TM मोड के लिए ये हाफ वेव लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली आपको नहीं समझना है, लेकिन इतना आपको थोड़ा सा विजुअलाइज होना चाहिए कि नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है, कि वेवलेंथ की आधी मतलब आधी वेव उसमें आ जाए, ठीक है। कितनी आधी वेव उसमें आएंगी, एक आएंगी, दो आएंगी, तीन आएंगी, चार आएंगी, ठीक है। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ही ज़्यादा आएंगी, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो एक मैक्सिमम वेवलेंथ भी होगी जो उससे पास हो सकती है, बेसिकली जैसे किसी दरवाजे से किसी कम हाइट वाले व्यक्ति को निकालेंगे तो एक दरवाजे की हाइट पर डिपेंड करेगा कि वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। सपोज दैट 5 फुट का हाइट का एक गेट है, उसमें से 5 फुट या उससे कम तक 5 से कम फुट का जो हाइट का व्यक्ति है वही निकल पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ए डिस्टेंस है आपकी विड्थ ए है, उसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ जो होंगी वो कितनी पास होंगी वो उस पर डिपेंड करेगा कि वेवलेंथ कितनी है, वेव जो आपकी वेव पास होने वाली उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट भी होगी, ठीक है। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वेवलेंथ उसमें से निकलेंगी, या नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ उसमें से निकलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली वेवलेंथ जो है इसकी एक लिमिट होगी, ठीक। उसी से कट ऑफ वेवलेंथ की डेफिनेशन आती है। तो धीरे धीरे आप लोगों को करके बताया जाएगा, डोमिनेंट मोड के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एन है, सिमिलरली एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ अक्रॉस वेवगाइड हाइट बी। हाइट बी की भी एक लिमिट है, उसमें भी मैक्सिमम कितनी जा सकती है उस पर डिपेंड करता है जो आपकी वेवलेंथ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ अक्रॉस वेवगाइड हाइट बी, इसे भी आप देख सकते हैं, हाफ वेवलेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर TE वेव एंड हाफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर TM वेव, ये जो है फिगर 3.6 में आप समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ M और N का मान 0, 1, 2 ऐसे हो सकता है। हमने अभी बात करी कितनी हाफ वेवलेंथ जाएंगी, वो डिपेंड करेगा कि उसकी लैम्डा कितनी है। तो एक कहीं ना कहीं एक लिमिट भी होगी, उसको धीरे धीरे पॉइंट वाइज में लिखा गया है बुक में, तो आप उसको मैं एक एक करके बताता जाता हूँ, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी मैक्सिमम लिमिट भी एक होती है कि भाई एक हाफ वेव जाएगी, 2 हाफ वेव जाएंगी, या 3 जाएंगी, 4 जाएंगी। तो वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ λ/2 पास हो जाएंगी जो कि ए के बराबर हो जाए, तो वो लैम्डा पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लैम्डा की एक मैक्सिमम लिमिट भी होगी क्योंकि ए हमारी फिक्स है सपोज दैट, ठीक। तो यदि ए फिक्स है तो उस केस में लैम्डा पता चल जाएगा कि मैक्सिमम इतना लैम्डा वाली वेवलेंथ इससे पास हो सकती है, ठीक। उक्त मोड्स की जानकारी के बाद एक बात तो क्लियर होती है कि यहाँ m का मान यदि 1 है, यदि कि यह कि m का मान 1 है तो वेवगाइड की विड्थ के अक्रॉस हाफ वेवलेंथ का वेरिएशन होगा, मतलब उसमें एक हाफ वेवलेंथ जो है एक वोल से दूसरे वोल के बीच में टोटल जो वेव है उसकी केवल हाफ वेवलेंथ ही होगी यदि m की वैल्यू 1 है, ठीक है। और यदि m की वैल्यू 2 है तो वेव गाइड की विड्थ के अक्रॉस मतलब जो a है उसकी दोनों वोल्स के बीच में अक्रॉस 2 हाफ वेवलेंथ मतलब 1 वेवलेंथ, 2 हाफ वेव का मतलब 2 इंटू λ/2 मतलब लैम्डा 1 वेवलेंथ का वेरिएशन होगा, मतलब उसमें जो वेरी करेगा वो 1 वेवलेंथ करेगा। और इसमें जानकारी के लिए आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात कर रहे हैं तो वो आपकी टेंजेंट कंपोनेंट 0 होता है, इसलिए लास्ट में जो है आपका वो पीक जो है कटेगा नहीं, वो उसकी वैल्यू आएगी। इसके बारे में भी एक पॉइंट एक डायग्राम आपको इसी लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में केवल इतना जानकारी है कि m की वैल्यू 1 है तो वेवगाइड की विड्थ का अक्रॉस हाफ वेवलेंथ, 2 है तो 2 हाफ वेवलेंथ मतलब 1 वेवलेंथ का वेरिएशन होगा, 3 है तो
वेवगाइड की विड्थ के अक्रॉस 3 हाफ वेवलेंथ ऐसे ही एंड शोन, ठीक है। 3 का मतलब 3 लैम्डा बाई 2 मतलब 1.5 वेवलेंथ का वेरिएशन होगा। इससे ये समझ में आता है कि वेवगाइड की विड्थ के अक्रॉस कम से कम वेव की आधी वेवलेंथ तो होनी चाहिए, मतलब एम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है, क्योंकि जब वेव आई है तो वो विड्थ के अक्रॉस कम से कम उसकी एक वेवलेंथ तो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो वेवगाइड की विड्थ के अक्रॉस जो है कम से कम वेव की आधी वेवलेंथ तो होनी ही चाहिए। अतः यदि आपको वेवगाइड की विड्थ दी गई है, मतलब ए फिक्स है, तो आप लैम्डा पे लिमिट पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लैम्डा जो लिमिट होगी उसी से आपकी कट ऑफ वेवलेंथ आएगी कि मतलब मैक्सिमम इतनी वेवलेंथ की वेव जो इससे पास हो सकती है जिसमें आपकी लैम्डा बाई 2 की वैल्यू ए के बराबर हो, मतलब जिसमें कम से कम एक वेवलेंथ पास हो जाए, ठीक है। ठीक, तो उसमें कम से कम वही फ्रीक्वेंसी प्रोपगेट कर सकती है जिसकी वेवलेंथ वेवगाइड की विड्थ से डबल या कम हो, का मतलब 1 गुनी 2/3 गुनी इत्यादि है। अब इस चीज़ को समझने के लिए जो सेंटेंस है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको इतना मैथमेटिकली डिटेल में तो नहीं जाना, लेकिन थोड़ा सा मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, वो देख रहे हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं, पहले एक बात समझ सकते हैं कि ए के अक्रॉस बेसिकली विड्थ ए के अक्रॉस कितनी हाफ वेवलेंथ जा रही है, वो बेसिकली ए जो हाफ की विड्थ है उसके अंदर कितने लैम्डा बाई 2 फिट हो रहे हैं, ठीक है। 1 लैम्डा बाई 2 फिट हो रहा है तो लैम्डा बाई 2 बराबर ए, तो लैम्डा की वैल्यू 2a होगी। 2 लैम्डा बाई 2 फिट हो रहा है मतलब 2 लैम्डा 2 बाई 2 इक्वल्स टू ए, मतलब लैम्डा की वैल्यू 2a बाई 2 होगी। 3 लैम्डा बाई 2 फिट हो रहा है मतलब 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू ए, मतलब लैम्डा बराबर 2 बाई 3 इंटू ए होगी। 4 लैम्डा बाई 2 फिट हो रहे हैं तो 4 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू ए, मतलब लैम्डा बराबर 2a बाई 4 होगी। गलती से 2 लैम्डा बाई 3 लिखा, मतलब 2a बाई 3 है ये, और 2 लैम्डा बाई 4 लिखा है 2a बाई 4 है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो बेसिकली इसमें है क्या कि ये समझ सकते हैं कि लैम्डा जो है पहले पार्ट में जब एक वेवलेंथ एक आधी हाफ वेवलेंथ फिट हो रही है तो लैम्डा की वैल्यू 2a है, फिर दूसरे केस में 2a बाई 2 मतलब आधी हो गई, फिर 2a बाई 3, फिर 2a बाई 4, मतलब पहले केस में मैक्सिमम है लैम्डा, ठीक है। तो इतना लैम्डा मैक्सिमम पास हो सकता है जब उस जो है वो वेव गाइड की विड्थ के डबल के इक्वल हो मैक्सिमम, ठीक है, या तो उससे कम हो। तो यही कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी वही पास करेगी जिसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसी है कि वेवलेंथ जो है वेवगाइड की विड्थ के डबल है या उससे कम है। यदि आपको वेवगाइड की विड्थ दी गई है तो उसमें कम से कम वही फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगी। कम से कम का मतलब फ्रीक्वेंसी कम से कम और वेवलेंथ मैक्सिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, एफ बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो उसमें कम से कम वही फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेट कर सकती है जिसकी वेवलेंथ वेवगाइड की विड्थ से डबल या उससे कम, मतलब या तो उसके इक्वल हो 1 टाइम्स या 2/3 टाइम्स या 2/4 टाइम्स, इस तरह से हो, ठीक। अतः वेवगाइड के लिए वेवलेंथ की एक अधिकतम सीमा है जो हमने अभी पहले भी बात करी थी कि उसमें एक वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी कि इतनी वेवलेंथ से ऊपर का सिग्नल उसमें पास नहीं होगा, या फ्रीक्वेंसी मिनिमम पता चल जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ वेवलेंथ वो कहलाती है, जिसके ऊपर की वेवलेंथ उससे प्रोपेगेट नहीं कर सकती, इस वेवलेंथ को वेवगाइड की कट ऑफ वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है। डोमिनेंट मोड की बात करें तो बेसिकली डोमिनेंट मोड का मतलब है किसी भी वेव गाइड के अंदर यदि कोई ईएम वेव प्रोपेगेट कर रही है तो उसका एक डोमिनेंट मोड भी होता है, मतलब जिसमें उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, बाकी मोड में उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, कम होती है उससे। तो डोमिनेंट मोड में ही मैक्सिमम प्रोपेगेशन होता है। डोमिनेंट मोड को बेसिकली कहा क्या जाता है वो देखते हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी। डोमिनेंट मोड बेसिकली एम और एन की वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वेव गाइड की वह मोड जिसकी कट ऑफ वेवलेंथ अधिकतम होती है डोमिनेंट मोड कहलाती है। अभी हमने बात करी थी बहुत सारे मोड होते हैं, ठीक है, और एक हमने बात करी कट ऑफ वेवलेंथ की, ठीक। एक वेव गाइड है उसमें बहुत सारे मोड हो सकते हैं और उस वेव गाइड की एक कट ऑफ वेवलेंथ भी होती है, ठीक है, वो उसकी विड्थ पर डिपेंड कर रही है रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए। तो ये जो आपकी कट ऑफ वेवलेंथ है, यदि उस मोड की वेवलेंथ जो है, जो ऐसा मोड जिस वेव गाइड का वह मोड जिसकी कट ऑफ वेवलेंथ अधिकतम होती है डोमिनेंट मोड कहलाती है, मतलब सबकी कट ऑफ वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो बेसिकली है बाकी सब मोड जो है हायर मोड्स कहलाते हैं। जैसे टी वेव्स की हम बात करें तो उसके लिए TE10 मोड डोमिनेंट मोड होती है, ठीक है। तो इसको पॉइंट वाइज और थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे तो द मोड हैविंग हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड डोमिनेंट मोड ऑफ द वेव गाइड। वेव गाइड का वो मोड जिसकी कट ऑफ वेवलेंथ हाईएस्ट हो वो डोमिनेंट मोड कहलाता है, एंड ऑल अदर मोड्स आर कॉल्ड हायर मोड्स, और बाकी सारे मोड हायर मोड कहलाते हैं।
फॉर टी वेव्स, यदि ट्रांसफर इलेक्ट्रिक वेव्स की हम बात करें रेक्टेंगुलर वेवगाइड में, तो T10 मोड इज द डोमिनेंट मोड। और ये ध्यान रहे T10 मोड जो हम बात कर रहे हैं वो केवल रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए बात कर रहे हैं। अभी तक की जितनी भी हमने आज के लेक्चर में थ्योरी देखी वो पूरी पूरी रेक्टेंगुलर वेवगाइड की ही है, ठीक है। इट इज़ द मोड विच इज जनरली यूज फॉर ऑल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन ए वेवगाइड। बेसिकली अभी हमने बात करी थी कि वेवगाइड के अंदर मैक्सिमम एनर्जी से ट्रांसफर होगी, मतलब माइक्रोवेव सारे के सारे लगभग सारे के सारे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए जनरली यही मोड यूज होता है। इसमें लॉस कम होता है, डिस्टोर्शन भी कम होता है, और हायर मोड्स में पावर लॉस जो है कुछ होता है, उसमें भी उसमें हार्मोनिक डिस्टोर्शन भी होते हैं जो हायर मोड है। तो इट रिजल्ट्स इन लो लॉस डिस्टोर्शन लेस ट्रांसमिशन, मतलब आप जो आपका डोमिनेंट मोड है उसमें से जनरली माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लो लॉस होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और जो आपका डिस्टोर्शन है वो कम होता है। हायर मोड में क्या होता है, वाइल विद हायर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन देयर इज सम पावर लॉस एंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन। अब ये बेसिकली जो डोमिनेंट मोड है इसको नेचुरल मोड भी कहते हैं। द नेचुरल मोड ऑफ ऑपरेशन फॉर ए वेवगाइड इज नोन एज डोमिनेंट मोड। दिस मोड इज द लोएस्ट पॉसिबल, इस मोड में लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू दैट पर्टिकुलर वेवगाइड। द हाफ वेवलेंथ इज द लोएस्ट, जो बेसिकली इसमें क्या होगा, जो आपकी वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी जो पास हो सकती है, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, ठीक है। यदि हम इसमें आपकी टी मोड की बात कर रहे हैं तो m बराबर 1 है तो सिग्नल इज सेड टू बी इन द डोमिनेंट मोड एंड दिस यील्ड्स टू द लार्जेस्ट कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेवगाइड। ये आपको आगे मैथमेटिकली जब आपको कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू बताएंगे या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यू बताएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि m बराबर 1 के लिए आपकी जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है उसके लिए जो m बराबर 1 है वो डोमिनेंट मोड होता है, और उसके लिए जो कट ऑफ वेवलेंथ आएगी वो लार्जेस्ट कट ऑफ वेवलेंथ होगी, ठीक है। व्हाट इज डोमिनेंट मोड? वेवगाइड में कई मोड प्रोपोगेट कर सकती हैं तथा किसी दिए गए आकार के वेवगाइड में संभव मोड्स की संख्या फ्रीक्वेंसी पर बढ़ने पर बढ़ती है। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतनी उसमें नंबर ऑफ मोड्स बढ़ेंगे। लेकिन वेवगाइड में जो बेसिकली प्रोपोगेट की जा सकने वाली न्यूनतम आवृत्ति मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उस पर केवल एक ही मोड संभव होता है, ठीक है। और यदि मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट कट ऑफ वेवलेंथ के लिए एक ही मोड संभव होता है जिसे डोमिनेंट मोड कहा जाता है। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वेवलेंथ वो आपका डोमिनेंट मोड है। रेडिएशन पैटर्न की बात करें तो ध्यान से देख सकते हैं कि ये ए और बी जो है आपकी रेक्टेंगुलर वेवगाइड का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, जिसकी ए आपकी लेंथ है, बी विड्थ है, मतलब बेसिकली आपकी जो वेवगाइड है उसका क्रॉस सेक्शन है। ये आपका रेक्टेंगल बन गया जिसमें ए क्या है इसकी लेंथ है, बी उसकी विड्थ है, लेकिन ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन है उस वेवगाइड का जिसमें ए आपकी विड्थ थी, बी की हाइट थी, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक आप जानते हैं सर्कुलर में होती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये आपकी पेपर के परपेंडिकुलर है, इनसाइड द पेपर है, तो तब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है दिखाई दे रहा है कि वो परपेंडिकुलर है, जो प्लेन है उसमें है क्योंकि ये पेपर के प्लेन में है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन परपेंडिकुलर है, इसलिए इसे लिखे हैं TM ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। यहाँ आपको बहुत अच्छे क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है और पेपर के प्लेन में है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्लेन जो आपका पेपर का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में नहीं है, इसलिए ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड है। टी मोड में क्या है आपका ए और बी दिखाया गया है, तो ए आपकी विड्थ है, बी आपकी हाइट है, और ये आपका जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन प्लेन में है, और ये बेसिकली नीचे से ऊपर जा रही है, और बेसिकली है ये पेपर के प्लेन में, जिस प्लेन में पेपर है उसी प्लेन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पेपर के परपेंडिकुलर है क्योंकि हमें पता है क्रॉस सेक्शन को क्योंकि हमने इस तरह से बनाया है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका कोई भी कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में नहीं है, इसलिए इसको टी मोड कहा जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और देखा जाएगा TM प्रोपगेशन में। डोमिनेंट मोड की हम बात कर रहे हैं वेवगाइड ऑपरेशन में, तो जो ए है उसके अक्रॉस उसकी हाफ वेव लेंथ जाएगी, ठीक है, डोमिनेंट मोड में 1 m बराबर 1, तो ये T10 को दिखाया गया है। तो हम इसमें लिख सकते हैं रेडिएशन पैटर्न में 3.7a में क्या दिखाया गया, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रदर्शित हैं। 3.7b में डोमिनेंट मोड T10 प्रदर्शित है। T10 में क्या है आपका m बराबर 1 है, तो एक ही हाफ वेव लेंथ उसकी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो T10 इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, E फॉर इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में होगा। दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड डॉटेड से दिखाया गया है, सर्कुलर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन से दिखाया गया है, और ये सर्कुलर से दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें पता है कि ये सर्कुलर होती है और ये सीधी रेखा में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ वेव लेंथ जो है वो जो विड्थ है उसके अक्रॉस होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कोई ना कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में आएगा। इसलिए ये टी मोड है, और T10 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हाफ वेव लेंथ केवल आधी ही होगी अक्रॉस वेवगाइड विड्थ ए। ठीक, और ये आपका इसको टॉप व्यू और साइड व्यू देख सकते हैं, इसमें दिखाई दे रहा होगा जो आपकी बी है वो आपकी हाइट है, और इसमें बेसिकली आपका λp/2 दिखाया गया, मतलब आधी वेवलेंथ है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की। T10 मोड का ये डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेवल ऑफ वेव्स थ्रू द वेवगाइड, वेवगाइड के थ्रू कैसे जो वेव है वो ट्रेवल करती है। हमने अभी बताया था कि उसकी वेलोसिटी फ्री स्पेस की वेलोसिटी से कम हो जाती है। वेवलेंथ का क्या होगा और फ्री स्पेस वेवलेंथ क्या होती है ये हम लोग देखेंगे, और देखेंगे कि जो वेवगाइड के अंदर है उसकी वेवलेंथ, उसमें वेवलेंथ के दो कंपोनेंट होते हैं λp और λn, उनकी वैल्यू λ/sin θ λ/cos θ होती है, वो कैसे होती है ये हम इसको देखेंगे। और उसके अंदर फिर हम इसमें फेज वेलोसिटी की बात करेंगे, और कट ऑफ वेवलेंथ की बात करेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे प्रोपगेशन होता है। ठीक है, ट्रेवल ऑफ वेव्स थ्रू द वेवगाइड। आपको मैंने इसमें जो राइटर है वो बता रहे हैं कि मैंने बताया था कि वेवगाइड में वेव सीधी नहीं चलती, हमने अभी देखा था कि उसमें वेव सीधी नहीं चलती, जिगजैग मोशन में चलती हैं। इनका मोशन सीधा नहीं होता बल्कि डायगोनल होता है। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि ये आपका प्लेन है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे फिगर को। प्लेन वेव एट ए कंडक्टिंग सरफेस, 3.8 फिगर है, उसमें एक कंडक्टिंग सरफेस है, उस पर एक जो वेव आ रही है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लिखा हुआ है, उससे समझ सकते हैं आप लोग। बड़े सिंपल से फिगर है, इसमें वेव आई एंगल थीटा है उसका नॉर्मल से। तो वेव की वेलोसिटी vc है फ्री स्पेस में, ये आप जहाँ पे लिखा है vc, इसको देखेंगे, इस पर ध्यान देंगे। vc जो आपकी वेलोसिटी है वो फ्री स्पेस की वेलोसिटी है जो आ रही थी, उस वेलोसिटी से वेव आई थी, और ये बेसिकली एंगल थीटा पर नॉर्मल जो आपका प्लेन वेव एट कंडक्टिंग सरफेस, जो कंडक्टिंग सरफेस है उसका जो नॉर्मल है उससे थीटा एंगल पे आई थी। तो VC का एंगल भी थीटा होगा, ये आप सिंपली मैथमेटिकली समझ सकते हैं, सम्मुख कोण है। ठीक है, तो थीटा जो होगा वो VC का एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन, मतलब जो आपका कंडक्टिंग सरफेस है उसके नॉर्मल से, मतलब जो उसका नॉर्मल है जो आपका कंडक्टिंग सरफेस है उससे एक टेंजेंट होगी, एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो सरफेस है कंडक्टिंग सरफेस उसके जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो कंडक्टिंग सरफेस है उसके नॉर्मल से एंगल जो होगा वो VC का थीटा होगा। तो VC के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इन डायरेक्शन ऑफ कंडक्टिंग सरफेस में मतलब पैरेलल टू द सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एक VG है जो डायरेक्शन ऑफ वेवगाइड है, बेसिकली VG लिखा गया है। एक VN है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन में है, मतलब जो आपका सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक सरफेस के पैरेलल है। ठीक है, और ये बेसिकली पीक्स और क्रेस्ट जो है वो डार्क लाइन से दिखाए गए हैं, डॉटेड लाइन से उसके ट्रफ्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो दो पीक्स की डिस्टेंस होगी वो लैम्डा होगी, दो क्रेस्ट की डिस्टेंस भी लैम्डा होगी, ऐसे ही दो ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा होगी। ठीक है, और बेसिकली जो दो पीक्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस लैम्डा इसमें दिखाई भी गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट वाली जो λp वाला पार्ट है इस फिगर का, उसमें लैम्डा जो है वो दो पीक्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और बेसिकली जो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की हम बात कर रहे हैं, ये फ्री स्पेस के लिए है, और जो प्रोपगेशन में उसमें लैम्डा है p है, और यदि हम परपेंडिकुलर देख लेते तो उस केस में जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो λn है। फ्री स्पेस में जब वेव आ रही थी तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी क्योंकि उसके दो पीक के बीच की डिस्टेंस लैम्डा थी, और यदि उसके दो कंपोनेंट हम कर रहे हैं तो उस केस में जो आपकी पीक्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ बेसिकली वेवगाइड है, या ये कह लीजिए कि जो आपका सरफेस है उसके पैरेलल में जो कंपोनेंट है उसमें जो वेवलेंथ है वो λp है, और जो आपका सरफेस है उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें वेवलेंथ λn है। ठीक है,
तो हम इसी चीज़ को आधार लेके हम पहले वी सी और वी एन और वी जी के बारे में देखेंगे क्या रिलेशन होगा, फिर लेमडा, लेमडा एन, लेमडा पी के बारे में देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वो सीधी नहीं चलती, बल्कि दीवारों से रिफ्लेक्ट होकर जिगजैग मोशन में चलती है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चलती चल जाएगी। और इसका मोशन सीधा नहीं होता बल्कि डायगोनल होता है, ऐसा ही फिगर में दिखाया गया है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो वेव आई उसका एंगल जिस सरफेस पे आके पड़ी उस सरफेस पे एक हमने अभिलंब मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर खींचा, उससे जो एंगल बना रही है आने वाली वेव वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यह यदि इस वेव की एक्चुअल वेलोसिटी वीसी है, मतलब जो आपकी फ्री स्पेस में वेलोसिटी थी वो वीसी थी, तो कंडक्टिंग सरफेस की पैरेलल में नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, इसमें आप कंपोनेंट कर सकते हैं। वी एन क्या है आपका, जो आपका बेस है, वी सी आपका जो है आपका हाइपोटेनस है, और वी जी जो है आपका वो परपेंडिकुलर है। तो आप कंपोनेंट कर सकते हैं, वी सी के जो कंपोनेंट होंगे एक वी सी कोस थीटा होगा, एक वी सी का जो कंपोनेंट वी सी साइन थीटा होगा, कोस थीटा वाला वी एन होगा, साइन थीटा वाला वी जी होगा। तो आप देख सकते हैं जो आपका वी जी है वो वी जी जो है वो वी सी साइन थीटा के इक्वल है, और वी एन जो है वो वी सी कोस थीटा के इक्वल है। वी सी साइन थीटा के इक्वल है, वी एन वी सी कोस थीटा के इक्वल है। तो दो कंपोनेंट हम देख सकते हैं कि वी जी क्या है, वेलोसिटी इन डायरेक्शन पैरेलल टू द कंडक्टिंग सरफेस है, और वी एन क्या है, वेलोसिटी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस है। मतलब कंडक्टिंग सरफेस के पैरेलल में वी जी वेलोसिटी है वो वी सी साइन थीटा के इक्वल है, कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वी एन है, वो वी सी कोस थीटा के इक्वल है। एग्जाम्पल से भी इसे समझ सकते हैं कि ये दोनों वेलोसिटी कम होंगी विद रिस्पेक्ट टू आपका जो वेलोसिटी इन फ्री स्पेस है, क्योंकि थीटा की यदि कोई भी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा 1 या उसके 1 के इक्वल या उससे कम ही होंगे। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होंगे। उदाहरण के केस में थीटा 30 डिग्री है, नॉर्मली 90 डिग्री नहीं लेते हैं या 0 डिग्री नहीं लेते हैं, तो बेसिकली जो आपकी थीटा है वो 30 डिग्री है। वी सी क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और उस केस में वी जी की वैल्यू आएगी वी सी इंटू साइन 30 मतलब 1/2, तो आ जाएगी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वी एन जो आएगी वो कोस 30 इंटू वी सी आएगी, मतलब 2.6 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो रखा है 19⁸, ये है 10⁸ मीटर पर सेकंड। सिंपल है ये। इससे स्पष्ट है कि वेव गाइड में वेव जो है फ्री स्पेस की तुलना में धीरे चलती है। हमने कैलकुलेशन करके देखी है। हम एक जनरल केस भी ले सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में होती है, 0 और 1 नहीं होती, क्योंकि हमारा थीटा 0 नहीं ले जाता, ना ही 90 डिग्री ले जाता है। तो आपका जो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो वो जो है वी जी और वी एन की वैल्यू वी सी से हमेशा कम आएगी। मतलब वेव गाइड में जो वेव चल रही है वो फ्री स्पेस की तुलना में कम स्पीड से चलती है, धीरे चलती है। ऐसी स्थिति में हम कंडक्टिंग सरफेस के पैरेलल व नॉर्मल डायरेक्शन वेवलेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं। और वेवलेंथ मैंने यहाँ आपको बताई दी है कि बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए कि वेवलेंथ क्या है, दो पीक्स के बीच की डिस्टेंस है। यदि नॉर्मली वेव आ रही थी तो आपकी जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली गई दोनों लाइन के बीच की, जो डार्क लाइन है, और वो लेमडा के इक्वल है। और यदि वो डायरेक्शन ऑफ जो है वेव गाइड है, मतलब कंडक्टिंग सरफेस के डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो वो लेमडा पी है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हैं कंडक्टिंग सरफेस के तो लेमडा एन है। ये साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एक ट्रेंगल है, थोड़ा सा मैथमेटिकली सोल्व करेंगे, लेकिन आपकी सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्टली आपको लिख सकते हैं कि लेमडा के टर्म्स में लेमडा एन और लेमडा पी की वैल्यू निकाली जा सकती है। थीटा आपके दोनों के बीच का एंगल है, तो बेसिकली जो लेमडा है वो सामने वाली जो आपकी लाइन है उस पर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल आपको वैल्यू बताई जा रही है कि लेमडा एन कितना होगा, लेमडा पी कितना होगा। तो बेसिकली जो लेमडा पी है वो लेमडा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा, और लेमडा एन जो है वो आपको लेमडा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होगा, जो लेमडा एन है। पैरेलल में लेमडा बाई साइन थीटा, और जो आपका परपेंडिकुलर उसमें लेमडा बाई कोस थीटा वैल्यू होती है। ठीक है, अब इनके हिसाब से हम इनकी बेसिकली बाद में वेलोसिटी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम लोग ने ये बात की है जो वेलोसिटी डायरेक्शन पैरेलल जो कंडक्टिंग सरफेस है, और वेलोसिटी डायरेक्शन जो आपकी पैरेलल में है उसमें है वी जी। वी एन जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और जो वेवलेंथ है उसकी हमने बात की है पैरेलल में लेमडा बाई साइन थीटा, लेमडा पी के इक्वल है, पर नॉर्मल डायरेक्शन में लेमडा बाई कोस थीटा लेमडा एन के इक्वल है। यहाँ लेमडा पी क्या है, कंडक्टिंग सरफेस के पैरेलल में वेवलेंथ है, और लेमडा एन क्या है, कंडक्टिंग सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में वेवलेंथ है। अभी हमने वेवलेंथ की बात करी, वो क्या है, दो सक्सेसिव क्रेस्ट मतलब पीक या ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इंडिकेट करती है। लेमडा एन क्या है, वो कंडक्टिंग सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में दो पीक्स और या क्रेस्ट के बीच की
या फिर ट्रफ के बीच की डिस्टेंस है। तो वेव नॉर्मल डायरेक्शन में वेवलेंथ की बेसिकली डेफिनेशन वही रहेगी, दो पीक्स के बीच की डिस्टेंस या दो जो आपकी ट्रफ्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक, तो ऐसे ही चाहे वो पैरेलल में हो चाहे परपेंडिकुलर में, उन्हीं डायरेक्शन में वो वेवलेंथ के बीच की डिस्टेंस हम बेसिकली पीक्स के बीच की डिस्टेंस हम देखेंगे। तो वही लिखा है, पैरेलल में लैम्डा पी, परपेंडिकुलर में लैम्डा एन। वो हमने डायग्राम से बहुत अच्छे से आपको क्लियर करके बता दिया था। तो ये बेसिकली हमने आज के लेक्चर में अभी तक ये देखा कि एक तो आपकी जो वेव गाइड है उसमें TEM मोड नहीं होते हैं। दूसरा देखा कि TE मोड्स ऑफ वेव गाइड क्या होती है। डोमिनेंट मोड देखने से पहले हमने TE और TM मोड को भी देखा, और रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर हमने M और N की डिफरेंट वैल्यू पे भी थोड़ी बहुत बात की। डोमिनेंट मोड की बात करी, कट ऑफ वेवलेंथ की हमने बात करी, रेडिएशन पैटर्न हमने देखे, और थोड़ा सा हमने डिस्कशन हल्का मैथमेटिकल किया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई। ट्रेवल ऑफ वेव्स थ्रू द वेव गाइड, मतलब उसमें हमने बेसिकली आपकी एक तो डायरेक्शन पैरेलल, एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस में वेलोसिटी निकाली। ऐसे ही हमने वेवलेंथ उसमें देखी है, वो निकाली है। अब इसमें हम एक थोड़ी सी डिस्कशन और करेंगे, व्हाट इज़ कट ऑफ वेवलेंथ। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन है इसका, ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की दो वेलोसिटी होती हैं। एक तो वह वेलोसिटी जिससे वह प्रोपेगेट करती है, दूसरी जिससे वह ट्रेवल करती है। बेसिकली फ्री स्पेस में ये दोनों वेलोसिटी सेम होती है। इनका मान प्रकाश की गति मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चाहे वो फ्री स्पेस में वो ट्रेवलिंग वेलोसिटी हो या वो उससे वो प्रोपेगेट कर रही हो। तो वीसी की वैल्यू एफ लैम्डा की इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेव गाइड में सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है, उसमें अंतर होता है। वहाँ हम फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी इन सबको डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन से वो डिफरेंट होती है। बेसिकली फेज वेलोसिटी की हम सबसे पहले बात करते हैं। फेज वेलोसिटी मतलब बेसिकली जिस वेलोसिटी से आपकी फेज चेंज कर रही है, वह वेलोसिटी जिससे कंडक्टिंग सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में फेज चेंज करती है। मतलब जिस डायरेक्शन में बेसिकली हम मान के चल रहे हैं कि डायरेक्शन प्रोपगेशन होना चाहिए, वो पैरेलल डायरेक्शन है कंडक्टिंग सरफेस की, उसमें फेज कैसे चेंज हो रही है उस वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। जिस वेलोसिटी से कंडक्टिंग सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में फेज चेंज करती है, उसका मान जो है कैसे निकालेंगे, और वो मान वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन से डिफरेंट होता है। तो फेज वेलोसिटी बात करेंगे तो एफ लैम्डा पी के इक्वल होगा, क्योंकि हमें उस डायरेक्शन चाहिए जिस डायरेक्शन में पैरेलल डायरेक्शन है कंडक्टिंग सरफेस की। उस डायरेक्शन में हमने वेवलेंथ अभी निकाली थी, लैम्डा पी कितनी थी, लैम्डा अपॉन sin थीटा के इक्वल। तो वीपी बराबर एफ लैम्डा पी की वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा अपॉन sin थीटा। बेसिकली इसको लिख सकते हैं एफ लैम्डा कोसेक थीटा। तो इसे कह सकते हैं एफ लैम्डा की वैल्यू वीसी के इक्वल है, फ्री स्पेस वेलोसिटी के इक्वल है, तो जाएगा वीसी कोसेक थीटा। तो इसे देख के ऐसा लग रहा है कि कोसेक थीटा तो 1 से ज़्यादा होता है। ये एक आश्चर्यजनक परिणाम है, क्योंकि इसे देख के ऐसा लगता है कि वेव की फेज वेलोसिटी का मान प्रकाश की गति से अधिक होगा। लेकिन ये बात जरूर जानने की है, इसमें इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि फेज वेलोसिटी किसी भी तरह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है। मतलब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि किसी पार्टिकल या किसी मास की या एनर्जी को ट्रांसफर करने की वेलोसिटी नहीं है। ये केवल फेज जो है उसकी वेलोसिटी है, अपरेंट वेलोसिटी है, ये बता रही है केवल कि बाउंड्री पर फेज कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, क्योंकि फेज वेलोसिटी से कोई मास या एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस वेलोसिटी से कोई सिग्नल भेजा जा रहा है, ना इससे कोई सिग्नल भेजा जा रहा है, ना इससे कोई मास एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। यह केवल एक अपरेंट वेलोसिटी है जिससे वेव बाउंड्री पर फेज चेंज करती है। ठीक है, तो बेसिकली फेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद विच द वेव चेंजेस फेज एट ए प्लेन बाउंड्री, नॉट द वेलोसिटी विद विच इट ट्रेवल्स अलोंग द बाउंड्री। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी फेज वेलोसिटी है वो फ्री स्पेस वेलोसिटी से ज़्यादा आई है। इससे इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी जो है ये वेव में कोई मास एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसकी वेलोसिटी है, ना ही वेव की वेलोसिटी है। ये जस्ट एक फेज चेंज करने की स्पीड है, कि जो बाउंड्री पर फेज चेंज हो रहा है प्लेन बाउंड्री पर किस स्पीड से हो रहा है वो एक तरह से इसमें है। ठीक है, विद विच द वेव चेंजेस फेज एट ए प्लेन बाउंड्री। अब हम इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि हमने अभी तक केवल ये देखा कि जो आपकी विड्थ ए है उसके दोनों साइड में जो वॉल्स हैं उन पर हमने कंडीशन पुट की है कि वो कैसे उसको लिमिट कर रहा है। ठीक है, जो आपकी वेव आ रही है उसको उन वॉल्स के बीच में कन्फाइन करने पर हम बात की है। ठीक, अब तक हमने इसमें एक वॉल की बात की कि इस वॉल पर कैसे आ रही थी, दूसरी वॉल पे भी लिमिट होना चाहिए, क्योंकि हमें देखना है कि दूसरी वॉल पे उसका जो है बेसिकली पीक होना चाहिए। ठीक, तो इसको बहुत ज़्यादा
मैथमेटिकल ना करके सिंपल वे में आपकी बुक में समझाएगा, उस तरह से हम भी आपको बताते हैं। उस तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देकर फिगर को देखिएगा। फर्स्ट शॉर्ट सर्किट जो है वो दिखाया गया है राइट हैंड पे, उसके बाद एक जो आपकी हाफ वेव लेंथ दिखाई गई, उसके बाद दूसरी हाफ वेव लेंथ, तीसरी हाफ वेव लेंथ, मतलब लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे एक आपकी पॉसिबल शॉर्ट सर्किट पोजीशन हो सकती है, फिर दूसरे पे हो सकती है, फिर तीसरे पे हो सकती है, मतलब हाफ वेव लेंथ के बाद ही हो सकती है। ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो वेव गाइड है उसकी विड्थ के अक्रॉस या तो हाफ वेव लेंथ आए, या दो हाफ वेव लेंथ आए, या 3 हाफ वेव लेंथ आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में कहीं पे आपकी वेव गाइड की सेकंड वॉल आ जाए, ठीक है। ए के एक तरफ एक वॉल है, ए जो आपकी विड्थ है उसके एक तरफ वॉल है, तो उस पर आपका जीरो ऑफ द सिग्नल होना चाहिए, वेव लेंथ जो वेव है, तो दूसरे साइड में भी उसका जीरो ही होना चाहिए, मतलब उसका कोई भी पार्ट उसका कटना नहीं चाहिए। बेसिकली वहाँ पर जो कंपोनेंट है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट उसी हिसाब से आना चाहिए कि जो हम बात कर रहे थे कि उसमें कोई उसका जो है पार्ट ना कटे, ठीक है। तो बेसिकली ये रिप्लेसमेंट ऑफ सेकंड शॉर्ट सर्किट की पॉसिबल पोजीशंस हैं एम लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पर होंगी फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। पहला शॉर्ट सर्किट जहाँ है उसके बाद दूसरे शॉर्ट सर्किट की पोजीशन होगी, वो पॉसिबिलिटी होगी एम लैम्डा बाई 2 पे। एम कहाँ इंटीजर है, एक पर है तो एक लैम्डा बाई 2, दो है तो 2 लैम्डा बाई 2, तीन लैम्डा बाई 2, एम की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आते हैं किए गए डिस्कशन में हमने देखा कि वेव गाइड की एक दीवार के बारे में हमने बात की है। वेव गाइड की दूसरी दीवार इस प्रकार होनी चाहिए, मतलब एक के अक्रॉस जो दूसरी दीवार है वो इस तरह से होना चाहिए जिससे वेव गाइड के एग्जिस्टिंग पैटर्न को डिस्टर्ब ना करे, मतलब उसका कोई भी पार्ट ना कटे, जिसके लिए वह पॉइंट ऑफ जीरो वोल्टेज पर होनी चाहिए, जहाँ पर जीरो वोल्टेज हो रही वहीं होनी चाहिए, ठीक है। अतः दूसरी दीवार पहली दीवार से एम लैम्डा दूरी पर एम लैम्डा बाई 2 जो 2 है उतनी डिस्टेंस पर स्थापित होनी चाहिए, और एम इज द नंबर ऑफ हाफ वेव लेंथ है ऑफ इलेक्ट्रिक डेंसिटी इंटेंसिटी टू बी एस्टेब्लिश बिटवीन द वॉल। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है वो यदि एस्टेब्लिश हो पा रही है, कंडीशन एस्टेब्लिश होनी चाहिए। मैंने बाउंड्री कंडीशन की बात की थी, वहाँ पर उसका कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो आना चाहिए, तो बेसिकली वहाँ पर आपकी वोल्टेज की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, वहीं पर पॉसिबल शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, तो इसलिए वो एम लैम्डा बाई 2 पर ही होते हैं, क्योंकि लैम्डा बाई 2 आधी डिस्टेंस के बाद जो आपकी जीरोज हैं साइनसॉइडल वेव में वो रिपीट करती हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे 0 पाई 2 पाई इन पर साइन की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो है एक पाई है, ऐसे ही तो यदि ये आपकी आपकी रेडियंस में है, और यदि टाइम पीरियड में बात करें जीरो टी बाई 2 पे होनी चाहिए, और वेवलेंथ की बात करें तो जीरो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पर आपका पॉसिबल शॉर्ट सर्किट की पोजीशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं कट ऑफ वेवलेंथ की। छोटा टॉपिक है, इसको कवर करके फिर जो है इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। कट ऑफ वेवलेंथ, यदि वेवलेंथ की दो वॉल्स के मध्य डिस्टेंस अर्थात वेवगाइड की विड्थ जो है ए है तो ए को हाफ वेवलेंथ लैम्डा एन का मल्टीपल होना चाहिए। हमने देख लिया है कि 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 इस टाइप से उसमें जो है वेव्स जो है फिट होनी चाहिए, जिससे कि उसकी एक आधी वेवलेंथ या एक पूरी वेवलेंथ या 2 गुना हाफ वेवलेंथ या 3 हाफ वेवलेंथ इस तरह से उसमें आए, तो एम लैम्डा बाई एन बाई 2 ए की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो दो वोल्स के मतलब इस तरह से होनी चाहिए। तो इससे हम डिसाइड करेंगे कि जो आपकी ए है वो क्या है, जहाँ पर विड्थ ऑफ द वेवगाइड है, लैम्डा एन क्या है, वेवलेंथ इन डायरेक्शन नॉर्मल टू बोथ द वॉल्स है, और एम क्या है, नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी एस्टेब्लिश बिटवीन द वॉल्स है। एम की वैल्यू 1 2 3 एंड so on हो सकती है। समीकरण हमने एक देखी थी जिसमें हमने लैम्डा एन की वैल्यू निकाली थी। लैम्डा एन क्या है, लैम्डा एन की वैल्यू है लैम्डा बाई कोस थीटा, तो लैम्डा एन बराबर लैम्डा बाई कोस थीटा पुट कर देंगे, तो ए बराबर एम इंटू लैम्डा बाई कोस थीटा बाई 2, तो ए बराबर एम लैम्डा बाई 2 कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा निकाल सकते हैं, एम लैम्डा बाई 2 ए है, और यहाँ पर हम बेसिकली लैम्डा पी अब निकालेंगे क्योंकि हमें कोस थीटा पता है, तो लैम्डा पी बराबर लैम्डा अपॉन साइन थीटा हमने पहले देखा था थोड़ी देर पहले, लैम्डा पी बराबर लैम्डा अपॉन साइन थीटा, तो लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे तो सिंपल से आएगा लैम्डा पी बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा पी बराबर लैम्डा अपॉन 1 माइनस एम लैम्डा बाई 2 ए का होल स्क्वायर, ये आपकी लैम्डा पी है। और इसमें हम बेसिकली देख सकते हैं कि लैम्डा जो आपकी फ्री स्पेस वेवलेंथ है उस पर एक कंडीशन पुट की जा सकती है कि जो नीचे वाला पार्ट है बेसिकली डिनोमिनेटर जो है हर जिसका हिंदी में कहते हैं, उसकी वैल्यू तभी पॉसिबल आएगी रियल वैल्यू यदि अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो पॉजिटिव हो, ठीक है, जीरो से बड़ी हो, जिस केस में एम लैम्डा बाई 2 ए का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, वो उसकी कट ऑफ वेवलेंथ होगी, उससे ज़्यादा वेवलेंथ उससे पास नहीं होगी। जब लैम्डा बढ़ जाएंगे तो एम लैम्डा बाई 2 ए का मान बढ़ता चला जाएगा, तो एक वेवलेंथ पॉसिबिलिटी वैल्यू आएगी जब एम लैम्डा बाई 2 ए बराबर 1 हो जाएगा, उस केस में ये जो है
ऐसी वेवलेंथ आ जाएगी जिस पर ये जो वैल्यू है वो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी और ये रियल वैल्यू नहीं आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वो उसकी कट ऑफ वेवलेंथ होगी। तो एम लेमडा बाई 2a बराबर 1 या एम लेमडा बराबर 2a बाई एम की वैल्यू यदि 1 है, डोमिनेंट मोड है, तो लेमडा बराबर 2a होगी डोमिनेंट मोड के लिए। डिफरेंट मोड के लिए डिफरेंट वेवलेंथ होंगी और कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम उसमें होगी जो डोमिनेंट मोड है, ठीक है। लेमडा बराबर 2a बाई एम की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो कट ऑफ वेवलेंथ कम होती चली जाएगी, इसलिए कहते हैं कि डोमिनेंट मोड के लिए कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो जो मैंने अभी कुछ बोला है उसको मैथमेटिकली लिख भी सकते हैं कि एम लेमडा बाई 2a बराबर 1 कैसे आ रहा है, ठीक है। पॉइंट वाइज देखेंगे तो आप समीकरण जो ऊपर वाले इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि फ्री स्पेस वेवलेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वेव गाइड में वेव प्रोपगेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ए और एम की किसी मान के लिए 3.2 में जो डिनोमिनेटर मतलब हर है वो उसके स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो वो इसकी स्क्वायर रूट इमेजिनरी आएगा। तो इसलिए उस वेव जो वेव है जिसकी वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं उस वेवलेंथ के ऊपर की वेव उसमें प्रोपगेट नहीं कर पाएगी। इस वेवलेंथ की उस सीमा से कम वेवलेंथ जो तो उस वेवगाइड में प्रोपगेट कर सकती है, पर उससे अधिक मान की वेवलेंथ के लिए वेवगाइड के दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। जैसे कि हमने बताया था कि कोई पतला सा पाइप है, उसमें छोटे बच्चे का हाथ तो जा सकता है, बड़े व्यक्ति का हाथ नहीं जा सकता। जैसे दरवाजे की हमने बात करी थी 5 फुट के अंदर 4 फुट या 5 फुट से कम के व्यक्ति जा सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। तो वेवलेंथ की अधिकतम सीमा कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट कहलाती है। अधिकतम वेवलेंथ जो वेव गाइड में प्रोपगेट कर सकती है कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट कहलाती है। सिंपल है जो मैंने बताया था, फॉर कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट 1 माइनस एम लैम्डा नॉट अपॉन 2a होल स्क्वायर बराबर सोल्व करोगे तो सिंपल कैलकुलेशन है लैम्डा नॉट बराबर 2a बाई एम। तो लार्जेस्ट कट ऑफ वैल्यू कट ऑफ वेवलेंथ विल बी व्हेन m बराबर 1 डोमिनेंट मोड के लिए होती है। इसकी वैल्यू m बराबर 1 के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो इसलिए कहते हैं डोमिनेंट मोड के लिए कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम होती है एंड इट विल बी लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 2a, ठीक है। तो m बराबर 1 होगा जब तब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विच कैन ट्रेवल अलोंग द वेवगाइड इज 2 टाइम्स द वेवगाइड विड्थ, दिस इज कॉल्ड द डोमिनेंट मोड ऑफ प्रोपगेशन एंड इट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, विच कैन बी प्रोपगेटेड इन द वेवगाइड्स। फॉर हायर मोड्स द कट ऑफ वेवलेंथ विल बी स्मॉलर एंड स्मॉलर, और कम होती चली जाएगी। अब लेमडा पी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें, तो लेमडा पी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।